नमस्कार मित्रों। देखिए, हमारी जो चर्चा है वो चल रही थी चंबल नदी पर चर्चा। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी के अंतर्गत हम दो वीडियो में जो चर्चा कर चुके हैं वो एक वीडियो में तो हमने चर्चा की थी चंबल नदी के डायग्राम पर, मतलब खुद चंबल नदी, इसके उद्गम और संगम के बारे में, और चंबल नदी की जितनी भी सहायक नदियाँ थी उनके उद्गम और संगम को हमने डायग्राम से समझ लिया था। उसके बाद में दूसरा जो वीडियो था उसमें हमने चंबल नदी की जितनी भी विशेषताएं बनती हैं उन विशेषताओं पर चर्चा की थी, और चंबल नदी पर संचालित नदीय बांध परियोजना जो संचालित थी उस पर हमने चर्चा की थी। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी चंबल नदी की सहायक नदियों पर। तो आइए अपनी चर्चा करते हैं। देखिए, चंबल की सहायक नदियों की बात करें, हालांकि एक क्वेश्चन देखिए इसमें यह बनता है कि चंबल की ऐसी कौन सी सहायक नदियां हैं जो मध्य प्रदेश में चंबल में मिल जाती हैं, मतलब मध्य प्रदेश से ही निकलती हैं, मध्य प्रदेश में किसमें मिल जाती हैं, चंबल में मिल जाती हैं। तो तीन नदियों के नाम में आप याद रख लेना, कौन कौन सी है, सीवान, रतलाम और क्षिप्रा। तीन नदियां हमारी कौन कौन सी, सीवान, क्षिप्रा और रतलाम। ये तीन नदियां कौन सी हमारी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और मध्य प्रदेश में किसमें मिल जाती हैं, चंबल में मिल जाती हैं। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे राजस्थान के बारे में, मतलब चाहे वो मध्य प्रदेश से निकल के आ रही हों लेकिन उनका संगम कहाँ पर हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। और कुछ ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम भी राजस्थान से हो रहा है और राजस्थान में किसमें मिल जाती हैं, चंबल में मिल जाती हैं। उनकी जो चर्चा करेंगे उनको दो भागों में बांटेंगे। एक तो हम बांटेंगे दाईं ओर की सहायक नदियां और एक बांटेंगे हम बाईं ओर की सहायक नदियां। हालांकि चंबल की बाईं ओर की सहायक नदियां कम है लेकिन जल ग्रहण क्षेत्र देखिए ज्यादा है चंबल का। बाईं ओर की मुख्य जो सहायक नदी है चंबल की सबसे बड़ी वो बनास नदी है, और एक इसकी बाईं ओर की सहायक नदी आती है कुराल नदी। ये दो नदी आती है चंबल की बाईं ओर की। तो हम पहले बांट लेते हैं ना, हेडिंग डाल लीजिए आप, चंबल की सहायक नदियां, और इसको दो भागों में बांट लीजिए। एक तरफ आप डाल लीजिए दाईं ओर की सहायक नदियां, दाईं ओर की सहायक नदियां, और एक आप डाल लीजिए बाईं ओर की सहायक नदियां, बाईं ओर की सहायक नदियां, दाईं ओर की सहायक नदियां और बाईं ओर की सहायक नदियां। बात करें चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियों की तो उनके आप पहले नाम लिख लीजिए, चर्चा उन पर एक एक से बाद में कर लेंगे। सबसे पहले लिखिए आप बामनी नदी, इसी का एक नाम और मिलता है ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। अगला लिखिए कुन्नू, कुन्नू या कुन्नूर, दो नाम इसके। आलनिया, मेज, चाकण, काली सिद्ध, हालांकि काली सिंध की दो सहायक हैं हमारी आहू और परवन, लेकिन उनको भी हम पढ़ेंगे तो उनके नाम भी लिख लीजिए, आहू, परवन। एक लिख लीजिए आप पार्वती सेकंड, पार्वती सेकंड, और एक आप लिख लीजिए सीप। तो ये जो नदियां हैं वो तो हमारी चंबल की कौन सी नदियां, चंबल की वे नदियां जो चंबल में दाईं ओर से मिलती हैं, चाहे इनका उद्गम कहाँ से हो रहा हो, मध्य प्रदेश से हो रहा हो या चाहे कहाँ से हो रहा हो, राजस्थान से हो रहा हो, ठीक है ना। बात करें बाईं ओर की सहायक नदियां, तो बाईं ओर की चंबल की दो ही सहायक नदियां हैं, एक तो है हमारी बनास नदी और एक है हमारी कुराल नदी। बाईं ओर की जो मुख्य दो नदियां हैं कौन कौन सी हैं, एक तो है बनास नदी जो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और पूर्ण भाग की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, और एक है हमारी कुराल नदी। ये जो दो नदियां हैं वो चंबल की बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। यहाँ नोट लगा के एक बात और लिख लीजिए जो मैंने शुरुआत में बोली थी, सीवान, रेतम और क्षिप्रा, सीवान, रेतम और क्षिप्रा, ये
3 नदियां ऐसी हैं जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और मध्य प्रदेश में ही किसमें मिल जाती हैं, चंबल में मिल जाती हैं। तो लिख लीजिए सीवान, रेतम, शिप्रा मध्य प्रदेश से निकलकर एमपी से निकलकर एमपी में ही चंबल में मिल जाती हैं, चंबल में मिल जाती हैं। तो 3 ऐसी नदियां हैं सीवान, रेतम और शिप्रा जो एमपी से निकलती हैं और एमपी में ही चंबल में मिल जाती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि हम जो अध्ययन करेंगे वो किस किस नदी का अध्ययन करेंगे। तो एक तो हम पढ़ेंगे बामनी नदी, एक हम पढ़ेंगे काली सिंध नदी और काली सिंध की 2 सहायक पढ़ेंगे आहू और परवन, एक पढ़ेंगे पार्वती सेकंड नदी और इधर हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे किस नदी का, बनास नदी का, ठीक है ना। तो हम मुख्य मुख्य नदियों का अध्ययन करेंगे, एक तो बामनी नदी या ब्राह्मणी नदी, एक हम पढ़ेंगे काली सिंध नदी, आहू नदी, परवन नदी और पार्वती सेकंड नदी और एक हम पढ़ेंगे बनास नदी, ठीक है ना। तो आप डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम एक एक से सभी नदियों पर अपनी जो है वो चर्चा करते हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियों में आप पहली नदी को हेडिंग बना लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां और दाईं ओर की सहायक नदियों में पहली जो नदी है वो है हमारी बामनी नदी। आप दूसरी हेडिंग बामनी नदी के ऊपर डालना चाहो तो डाल लेना, चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां, ठीक है। और उसमें पहली नदी है हमारी बामनी नदी। बामनी नदी का अन्य नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ठीक है ना। तो देखिए बात करें ब्राह्मणी नदी के बारे में, तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम संगम ही आपको याद रखना है। बाकी इसका डायग्राम जो है वो हम किसके साथ में पढ़ चुके हैं, चंबल नदी के साथ में पढ़ चुके हैं। तो अब हम जितनी भी सहायक नदियां पढ़ेंगे ना उनके डायग्राम के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, केवल उनकी उद्गम संगम और जो भी विशेषता है उन विशेषताओं पर अपनी चर्चा रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि डायग्राम के बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अब साथ में डायग्राम हम पढ़ाएंगे ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बार बार किसी भी चीज़ को दोहराने का फायदा भी नहीं है ना। तो अगर आपने डायग्राम नहीं पढ़ा है तो पहले वो डायग्राम वाला जो वीडियो है ना उसको देख लेना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लगभग 10-12 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेना। लेकिन अगर पहले नहीं पढ़ा है तो देखिए बामनी नदी की चर्चा करें तो इसका जो उद्गम होता है ना, उद्गम होता है हमारा हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से। उद्गम कहाँ से होता है, हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से। और ये बामनी नदी में केवल चित्तौड़गढ़ जिले में ही प्रवाहित होती है और लगभग कहाँ पर, भैंसरोडगढ़ के पास किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो केवल एक लाइन याद रखनी है इस नदी के बारे में, क्या, यह नदी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से निकलकर, यह नदी हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़ से निकलकर चित्तौड़गढ़ से निकलकर भैंसरोडगढ़ के पास, भैंसरोडगढ़ जो हिस्सा है ना वो चित्तौड़गढ़ का ही है, कटा हुआ हिस्सा जो है चित्तौड़गढ़ का, भैंसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। एक विशेषता इसकी याद रखनी है, एक विशेषता इसकी याद रख लेना। देखिए इस नदी से जैसे इसका संगम होता है ना, इसके थोड़े और आगे के चलने के उपरांत भैंसरोडगढ़ में ही चंबल नदी पर एक जलप्रपात बनता है जो लगभग राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला जलप्रपात जो है वो अब ऊंचा कौन सा हो गया है, भीलबेरी जलप्रपात हो गया है। पहले हमारा जो चंबल नदी पर जलप्रपात जो बनता था चूलिया, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता था, लेकिन वर्तमान में भीलबेरी झरना है। तो एक विशेषता ये याद रख लेना आप कि भैंसरोडगढ़ में ही, लिखा देता हूँ, भैंसरोडगढ़ में ही चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है। चूलिया जलप्रपात का मतलब क्या होता है, झरना होता है ना।
चूलिया जलप्रपात का निर्माण होता है, निर्माण होता है जो राजस्थान का, जो राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। कितनी है? लगभग 18 मीटर है, ठीक है ना। और इस नदी के बारे में एक बात और याद रख लेना, भैंसरोडगढ़ में ही इस नदी के किनारे चंबल नदी आ सकता है, चंबल नहीं आए तो बामनी या ब्राह्मणी आ सकता है, ठीक है ना। तो भैंसरोडगढ़ में ही चंबल नदी के किनारे या बामनी नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ नामक क्या बना हुआ है? दुर्ग बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भैंसा शाह ने करवाया था। भैंसा शाह और रोड़ा शाह दो व्यापारी थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये बात और लिख लीजिए, लिखिए भैंसरोडगढ़ में ही चंबल, देखिए चंबल नाम आ जाए तो चंबल, चंबल नाम नहीं आए तो बामनी या ब्राह्मणी, है ना। चंबल नदी के किनारे भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? भैंसा शाह और रोड़ा शाह। भैंसा और रोड़ा नामक दो व्यापारी भाई थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? भैंसरोडगढ़। लिखना चाहो तो लिख लो, बना हुआ है, जिसका निर्माण भैंसा तथा रोड़ा शाह नामक दो व्यापारियों ने करवाया था, दो व्यापारियों ने करवाया था, ठीक है। तो ये विशेषता थी हमारी किस नदी के बारे में? चंबल की सहायक बामनी नदी के बारे में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चंबल की दूसरी सहायक नदी, और जिसका नाम क्या है? काली सिंध नदी। तो दूसरी सहायक नदी का नाम आप डाल लीजिए, कौन सी? दूसरी हमारी काली सिंध नदी, काली सिंध नदी। अगर आपने डायग्राम बना रखा हो ना, तो साथ में डायग्राम को अपने बगल में लिख लेना, बगल में मतलब रख लेना, और बाद में इन नदियों को आप लिखते चलोगे ना तो आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। बात करें काली सिंध नदी के बारे में, तो काली सिंध नदी का जो उद्गम होता है वो बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास गांव मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से? बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास गांव मध्य प्रदेश से होता है, जो रायपुर झालावाड़ से कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, और नौनेरा नामक स्थान पर किस जिले में? कोटा जिले में। किस में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है जो लगभग 145 किलोमीटर है, और इसकी दो प्रमुख, हालांकि सहायक नदियां हैं इसकी, आहू, परवन, नेमाज और चोली, इसकी सहायक नदियां हैं। आहू परवन, आमझर और चोली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उनमें से हम जो अध्ययन करेंगे वो दो नदियों का करेंगे, आहू और परवन नदी के बारे में, ठीक है ना। सहायक नदियां इसकी ज़्यादा हैं वैसे, लेकिन हम जो अध्ययन करेंगे कितनी करेंगे? दो का करेंगे, आहू परवन का, आमझर और चोली का हम केवल नाम ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए काली सिंध नदी के बारे में। सबसे पहले लिखिए उद्गम। उद्गम जो होता है इसका कहाँ से होता है? बांगली गांव की पहाड़ियां, देवास गांव मध्य प्रदेश से। बांगली गांव की पहाड़ियां देवास मध्य प्रदेश, देवास मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद हम बात करें
राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती है? राजस्थान में ये झालावाड़ जिले से प्रवेश करती है। झालावाड़ जिले में एक गांव है बिंदा गांव, रायपुर तहसील झालावाड़। तो लिख लीजिए राजस्थान में प्रवेश बिंदा गांव, रायपुर झालावाड़, रायपुर झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और बात करें संगम की, तो इसका जो संगम होता है वो होता है हमारा कोटा जिले में नौनेरा नामक स्थान पर। तो लिख लीजिए नौनेरा कोटा नामक स्थान पर, नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। बात करें इसकी कुल लंबाई, तो वो है लगभग 145 किलोमीटर, कुल लंबाई 145 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियां लिख लीजिए, सहायक नदियां। तो सहायक नदियां इसकी कितनी हैं? 4 हैं, आहू, परवन, आमजर और चौली। आहू, परवन, आमझर और चौली। ठीक है, हम जो अध्ययन करेंगे वो आहू और परवन का करेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी चंबल की दूसरी सहायक नदी, जिसका नाम क्या था? काली सिंध नदी। लिख लीजिए काली सिंध नदी की विशेषताओं के बारे में। तो दोनों सहायक नदियों को हम पढ़ते हैं। उनमें से पहली सहायक नदी आप लिख लीजिए आहू नदी, ये बना के लिख लीजिए आहू नदी, आहू नदी। बात करें काली सिंध की सहायक आहू नदी के बारे में, तो इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है हमारा मध्य प्रदेश से। उद्गम कहाँ से होता है आहू नदी का? मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और यह राजस्थान में किस जिले में आकर मिल जाती है? झालावाड़ जिले में आकर किस में मिल जाती है? झालावाड़ जिले में आकर ये मिल जाती है काली सिंध नदी में। ठीक है ना, ये कोटा और झालावाड़ जिले की सीमा बनाती है। राजस्थान में ये नदी कोटा और झालावाड़ जिले की सीमा बनाती है। और इस नदी के किनारे, या ऐसे कह लो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग, जो राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के निर्मित किया गया था। ठीक है ना, तो ये इसकी विशेषता है, लिख लीजिए। बात करें उद्गम, तो मध्य प्रदेश में एक गांव है सुसनेर, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। उद्गम इसका होता है सुसनेर, मध्य प्रदेश, एमपी से। राजस्थान में प्रवेश नंदपुर झालावाड़ से, नंदपुर गांव में झालावाड़ का, वहां से किसमें प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। यह सीमा बनाती है किसकी? कोटा और झालावाड़ की, कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़ की क्या बनाती है? सीमा बनाती है कुछ दूरी तक। और इसका जो संगम होता है वो संगम हो जाता है गागरोन के पास। गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में है। गागरोन के पास काली सिंध में। गागरोन के पास किसमें मिल जाती है? काली सिंध में मिल जाती है। और एक इसकी विशेषता लिख लेना, आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। लिख लीजिए आहू और काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। गागरोन दुर्ग बना हुआ है। और गागरोन दुर्ग को आपको पता होगा
इसकी विशेषताओं के बारे में, यह राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जो बिना नींव के निर्मित है। और एक विशेषता क्या है, गागरोन में ही एक विशेष प्रजाति का क्या मिलता है, तोता मिलता है, हीरामन तोता। ठीक है ना। तो ये थी हमारी एक नदी, कौन सी, आहू की, सॉरी काली सिंध की सहायक आहू नदी। अब बात कर लेते हैं काली सिंध की दूसरी सहायक परवन नदी के बारे में। तो 2 नंबर डाल लीजिए परवन नदी, या बी, उसको ए दिया है तो इसको बी डाल लीजिए, परवन नदी। परवन नदी, देखिए बात करें परवन नदी के बारे में, तो परवन नदी का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश में एक पठार है, मालवा का पठार, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हुई यह नदी राजस्थान में झालावाड़ जिले के खड़ीवारा नामक गांव से प्रवेश कर जाती है। और इस नदी का जो संगम है काली सिंध नदी में कोटा जिले में रामगढ़ नामक स्थान पर, या रामगढ़ नामक गांव के पास किसमें हो जाता है, काली सिंध नदी में इसका संगम हो जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, उजाड़, धार, छापी और निमाज, ये 4 इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये 3-4 बिंदु बनते हैं किस नदी के बारे में, परवन नदी के बारे में। तो लिख लीजिए, लिखिए उद्गम, लिखिए मालवा का पठार मध्य प्रदेश, मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करती है। खड़ीवारा गांव झालावाड़ जिले से, संगम की बात करें तो इसका जो संगम होता है वो कोटा जिले में रामगढ़ नामक गांव के पास होता है। रामगढ़ गांव के पास, रामगढ़ गांव कोटा में है, के पास काली सिंध नदी में, काली सिंध नदी में। ठीक है ना। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, 4 इसकी सहायक नदियां हैं, वो नाम याद रख लेना आप। सहायक नदियां हमारी इसकी उजाड़, नेवाज, धार और छापी, ये इसकी सहायक नदियां याद कर लेना। तो ये थी हमारी आहू नदी और परवन नदी। हालांकि काली सिंध की 4 हमने सहायक नदियों के नाम लिखे थे, आमझर और जौली उनकी कोई विशेषता नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो उनको याद, केवल नाम याद रख लेना कि वो काली सिंध की सहायक नदियां हैं। चलिए अब बात करते हैं चंबल नदी की अन्य सहायक नदियों के बारे में। तो लिख लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो चंबल की अगली सहायक 3 नंबर जो डाल ली है वो है हमारी, एक तो पढ़ी हमने बामनी नदी, और उसके बाद में हमने पढ़ी काली सिंध नदी। काली सिंध की भी 2 सहायक पढ़ ली, आहू और परवन। 3 नंबर नदी है वो है हमारी कुन्नू या कुन्नूर, कुन्नू या कुन्नूर नदी, कुन्नूर नदी। ठीक है ना, कुन्नू या कुन्नूर नदी। देखिए बात करें कुन्नू या कुन्नूर नदी की, तो इस नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, हमारा मध्य प्रदेश से होता है। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम जो होता है वो गुना, मध्य प्रदेश का एक जिला है हमारा गुना जिले से मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से इसका उद्गम होता है। और अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर यह नदी भी प्रवाहित होती है। और राजस्थान में यह नदी मुसेरी गांव बारा से प्रवेश करती है, और उसके पश्चात कोटा में गोवर्धनपुरा नामक स्थान है, वहां पर किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। तो 3-4 बिंदु है इसके, लिख लीजिए। लिखिए उद्गम कहां से हो रहा है इसका, गुना मध्य प्रदेश से, राजस्थान में प्रवेश, मुसेरी गांव बारा से, संगम लिख लीजिए गोवर्धनपुरा गांव के पास चंबल में मिल जाती है, चंबल में
मिल जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी चंबल की 3 नंबर की सहायक नदी। अभी हम दाईं ओर की सहायक नदियों का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दाईं ओर की 3 नंबर की सहायक नदी कौन सी थी हमारी? कुन्नू या किन्नौर नदी। बात करें अब अगली नदी की, तो अगली नदी लिख लीजिए, तो 4th नंबर आप नदी डाल लीजिए पार्वती सेकंड नदी। कौन सी? पार्वती सेकंड नदी, पार्वती सेकंड नदी। ठीक है, बात करें पार्वती सेकंड नदी के बारे में, तो पार्वती जो सेकंड नदी है इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, सीहोर क्षेत्र से। सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी राजस्थान में कहरिया हाट, बारां जिले में स्थित है, छतरपुरा गांव के पास कहरिया हाट नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और यह नदी पाली गांव कोटा के पास किसमें? चंबल नदी में संगम कर जाती है। इसकी एक मुख्य विशेषता आप याद रखना, यह नदी राजस्थान और किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ 18 किलोमीटर सीमा का निर्धारण करती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ये नदी 18 किलोमीटर सीमा बनाती है। ठीक है ना, तो ये इसकी एक मुख्य और विशेषता याद रख लेना। लिखिए, उद्गम लिखिए, सीहोर क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश, करियाहाट छतरपुरा के पास में, ये छतरपुरा 12 जिले में पड़ता है ना, 12 से। बात करें संगम की, तो पाली गांव कोटा में स्थित है, पाली गांव के पास चंबल में मिल जाती है। किसमें? चंबल में मिल जाती है। ठीक है ना, उसके बाद में एक विशेषता लिख लीजिए, यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ 18 किलोमीटर सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ ये नदी लगभग कितने? 18 किलोमीटर सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ठीक है ना, इस नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, वो और आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे कि सहायक नदियां, इसी की सहायक नदियां, बैथली, बैथली, बरनी, रेतम, रेतम नहीं, लासी, 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 बैथली, बरनी और लासी, इसकी कुछ छोटे छोटे और नाले हैं हमारे, जैसे कि अहेली, कुल, डूबराज, बिलास, अंधेरी, रेतड़ी, आप लेकिन ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इतनी याद रख लें, सहायक नदी बैथली, बरनी और लासी। ठीक है, तो ये होगी 4 सहायक नदियाँ किसकी? चंबल की। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली सहायक नदियों पर। अगली नदी डाल लीजिए आप 5 नंबर की, वो है हमारी आलनिया नदी। कौन सी? आलनिया नदी। ठीक है ना, आलनिया नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, जो कोटा जिले से ही निकलती है। कोटा जिले में ही किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और बोटाना गांव के पास किसमें मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। तो इतना ही याद रख लेना। लिखिए, यह नदी, एक लाइन में लिखा देता हूं, यह नदी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां, ये कहां पर स्थित है? कोटा जिले में। ये है पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां से निकलकर बोटाना गांव, बोटाना गांव, और बोटाना गांव भी कहां पर है हमारा? ये कोटा में ही है। बोटाना गांव के पास चंबल में मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये हमारी सहायक नदी थी, कौन सी? आलनिया नदी। अब एक नदी और बचती है दाईं ओर की सहायक नदी में,
वो आप डाल लीजिए चाकड़ नदी। 6 नंबर है चाकड़ नदी। चाकड़ नदी, देखिए चाकड़ नदी का जो उद्गम होता है हमारा बूंदी जिले की पहाड़ियों से होता है। बूंदी जिले की पहाड़ियों से निकलकर यह नदी करणपुरा गांव है सवाई माधोपुर में, करणपुरा गांव सवाई माधोपुर के पास किसमें मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बूंदी जिले में तहसील पड़ती है नैनवा तहसील। बूंदी जिले की नैनवा तहसील पर इस नदी पर एक बांध बना हुआ है चाकड़ बांध। तो ये दो विशेषताएं इस नदी के बारे में आप याद रख लें। लिखिए यह नदी बूंदी जिले की पहाड़ियों से निकलकर करणपुरा गांव किस जिले में है, सवाई माधोपुर में। करणपुरा गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। और एक विशेषता क्या है, इस नदी पर बूंदी जिले की नैनवा तहसील पर एक चाकड़ गांव में चाकड़ बांध बना हुआ है। लिख लीजिए इस नदी पर बूंदी जिले की नैनवा तहसील में चाकड़ बांध बना हुआ है, चाकड़ बांध बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियां। लगभग हमने 8 नदियां पढ़ ली हैं, क्योंकि 2 नदियां हमने किसके साथ पढ़ी थी, आहू के साथ पढ़ ली थी। लगभग 8 नदियों का अध्ययन कर लिया है चंबल की दाईं ओर की सहायक नदियों में। तो ये अब हमारी एक और की नदी जो है कंप्लीट हो गई है। अब एक और की नदी बचती हैं, उनमें केवल हम एक ही नदी पढ़ेंगे, बनास नदी। तो बनास नदी जो है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसकी विशेषता भी काफ़ी है और उसकी सहायक नदियाँ भी काफ़ी हैं। तो बनास नदी को हम एक फ्रेश टॉपिक के रूप में अगली वीडियो में उसका अध्ययन कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।